देश आज़ाद होने के 75 वर्षों के बाद एक भी स्थानीय नेता को देपालपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिला। इसकी वजह से यह क्षेत्र आज भी पिछड़ा है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, उद्योग कुछ भी साधन नहीं है। यह बात बहुलोकप्रिय युवा जन नेता राजेंद्र चौधरी पहलवान ने वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को दी गई मुलाकात में कही। इस महत्वपूर्ण मुलाकात को हम जनहित में ज्यों का त्यों प्रसारित कर रहे हैं। मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम अपने समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम हर अच्छे सज्जन व्यक्ति से, संगठन से आपको रूबरू कराते आ रहे हैं और चुनाव पास में ही है, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित चुनाव विधानसभा के। तो वर्ल्ड मीडिया द्वारा एक सर्वे किया गया है देपालपुर तहसील का, जिसमें एक चर्चित नाम बहुत अच्छी तरह से जनता में अपनी घुसपैठ और पेट बना रहा है और इस लोकप्रिय नेता का नाम है राजेंद्र चौधरी जी। हम उनके निवास स्थान पर लेने जा रहे हैं खास साक्षात्कार। यह आपको अच्छा लगेगा। हम ये आवाज़ उठाना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन से जुड़े हुए समस्त लोगों से कि वे अच्छे और नए व्यक्ति को इस चुनाव में टिकट दें और युवा को दें तो बहुत अच्छी बात। राजेंद्र चौधरी जी युवा हैं, आपका स्वागत। राजेंद्र चौधरी प्रणाम, स्वागत। पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम, आपका जन्म स्थान जो बताएं। मेरे पिताजी का शुभ नाम है श्री विक्रम सिंह जी चौधरी और माताजी का नाम है श्रीमती सुगना देवी चौधरी और मेरा जन्म स्थान देपालपुर। आपकी उम्र इस समय? मेरी उम्र रनिंग में है 40वां वर्ष। जैसे आप कुश्ती से भी जुड़े रहे हैं, गया सारा से भी जुड़े रहे हैं, तो इसके अलावा अभी आप समरसता के भी कार्यक्रम बहुत अच्छे आयोजित कर रहे हैं। 51 गाँवों में आपके 51 कार्यक्रम हो चुके हैं, इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे। आगामी चुनाव में आपका नाम बड़ा चर्चित है, जनता भी चाहती है कि आपको टिकट दिया जाए। तो हम ये आपसे एक जानकारी चाह रहे थे कि कितने मतदाता हैं देपालपुर तहसील में? देपालपुर विधानसभा में लगभग 2,43,000 मतदाता पिछली विधानसभा सूची के हिसाब से है और जब नई सूची अपडेट होकर आएगी तो उस समय पता लगेगा। एक सवाल ये भी था कि कौन कौन से समाज के मतदाताओं का बाहुल्य है यहाँ पे? जैसे धाकड़ समाज है, कलोता समाज है, एक आपका भी समाज है, तो क्या बताएंगे आप कितनी संख्या होगी मतदाताओं? सबसे ज़्यादा मतदाताओं की जो संख्या है यहाँ कलोता समाज है, फिर गारी गुजर समाज आता है और उसके बाद लगभग समान रूप से कई समाज आते हैं। आपसे एक सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि हमने एक सर्वे किया देपालपुर तहसील में कि यहाँ की बहुत सारी समस्याएं, जैसे स्वास्थ्य से, शिक्षा के क्षेत्र में कोई कॉलेज भी यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? क्या क्या समस्याएं बताएंगे आप? जैसे देपालपुर विधानसभा इंदौर ग्रामीण विधानसभा लगती है इंदौर जिले की, तो इसका अगर कंपैरिजन इंदौर जिले की अन्य ग्रामीण विधानसभाओं से करेंगे तो ऐसा लगता नहीं है कि यह इंदौर जिले की एक ग्रामीण विधानसभा है। उन विधानसभाओं से बहुत पिछड़ी विधानसभा है, जैसे सांवेर, राव और महू विधानसभा। जैसे महू में शासकीय रूप से वेटनरी कॉलेज है, सांवेर में भी प्राइवेट अरविंदो कॉलेज है और राव में भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है। लेकिन देपालपुर विधानसभा में ना तो एक प्रदेश स्तर का, ना जिला स्तर का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है और ना यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था है। तो ये सब एक बात से ध्यान में आता है। हम सब लोगों ने जब चिंतन करा कि ये चीज़ें यहाँ क्यों नहीं, जितनी दूर राव है उतनी दूर देपालपुर विधानसभा लग जाती है, सांवेर विधानसभा भी लग जाती है, तो हमको ध्यान में यह आया कि कभी भी देपालपुर का कोई स्थानीय लीडर कभी विधानसभा पहुंचा ही नहीं जो यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा से अवगत कराए। आपका कहने का ये तात्पर्य कि ईमानदारी से किसी भी जननेता ने आवाज़ नहीं उठाई, जबकि इस तहसील में
ऐसे भी नेता चुनाव लड़े जो कि मंत्री रहे मध्य प्रदेश में, तो अच्छी ईमानदारी से उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। हमारी बात से आप सहमत हैं? हाँ, हम सहमत हैं। हम इस बात को पुनः एक बार दोहराते हैं कि देपालपुर विधानसभा का आप दुर्भाग्य मान लो, यहाँ कभी भी कोई स्थानीय नेतृत्व नहीं रहा जिनके कारण स्थानीय लोगों की समस्याओं को वो समझ सके। एक जागृति के लिए आप शानदार काम कर रहे हैं, हम इसके लिए बधाई देना चाहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आप समरसता का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे राष्ट्र को समरसता की बहुत ज़रूरत है, राष्ट्रीय एकता सद्भावना की बहुत ज़रूरत है। और आप जबरेश्वर सेना के संरक्षक भी हैं, तो जबरेश्वर सेना का गठन कब हुआ और इसके क्या लक्ष्य हैं, क्या बताएंगे आप? जबरेश्वर सेना के बारे में आपने पूछा है, तो यहाँ देपालपुर में एक अति प्राचीन, जितना इस देपालपुर नगर का इतिहास है उतना ही प्राचीन एक मंदिर है। उस मंदिर के ऊपर कुछ समय पूर्व तक विधर्मियों ने कब्जा कर लिया था। उसका एक कारण यह था कि वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो चुका था। उस मंदिर के आसपास कोई भी हिंदू जनसंख्या बची नहीं थी, तो उसको लेकर देपालपुर के कुछ युवाओं में एक उत्साह जागा और उन्होंने वहाँ जाकर साफ सफाई की। थोड़ा बहुत उनसे विवाद भी हुआ और उसके पश्चात शासन ने उस मंदिर की भूमि को अपने अधीन में ले लिया है और वर्तमान में यह उस भूमि का जो विवाद है हाई कोर्ट में लंबित है। और उसी स्थान पर एक भव्य जबरेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार हो, उसी के लिए जबरेश्वर सेना का गठन किया गया है। और यह 2017 से इस समाज के बीच में कार्य कर रही है। मैं इससे 2020 से जुड़ा हूँ और जब से हम सभी लोग मिलकर जबरेश्वर महादेव मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार हो उसके लिए कार्य करें। और हम इसको एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करना चाहेंगे कि भविष्य में अगर कोई भी इस प्रकार का मंदिर जिस पे असामाजिक तत्व कब्जा कर ले उसको भी हम मुक्त कराना इसी के माध्यम से चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सर्वे में ये भी बात सामने आई है कि यहाँ के तालाब का भी अगर जीर्णोद्धार हो तो बहुत अच्छा हो, क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह तालाब लगभग 12वीं शताब्दी का है। परमारकालीन साक्ष्य मिलते हैं कि तालाब परमारकालीन है। हमने भी सुन रखा है कि राजा भोज ने भोजताल बनाया, जिसके निकट जो शहर बसा उसको भोपाल नाम से जानते हैं। और ऐसे ही उनके एक भाई थे देवपाल, उन्होंने देवताल बनाया और उसके नज़दीक जो गांव या कस्बा बसा उसको लोग देपालपुर के नाम से जानते हैं। यह एक विस्तृत तालाब है जो लगभग 7 गांवों की सीमाओं को छूता है। और अगर आप देखेंगे इस तालाब के बारे में तो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व, मतलब लगभग 1000 वर्ष पूर्व इंटरनल धरती के अंदर 40 फीट गहरी एक नहर निकलती है। जहां आप बैठे वो सामने एक बावड़ी है, उस बावड़ी से ये तालाब लिंक्ड है। तो आज से 1000 वर्ष पूर्व सिंचाई की समुचित व्यवस्था उस समय थी। ये देपालपुर शहर इतना उन्नत था और इस प्रकार की देपालपुर की 7 से 8 बावड़ियों से ये तालाब लिंक है। लेकिन अभी वर्तमान अवस्था में क्या तालाब बहुत ज़्यादा थला गया है, मतलब उसको गहरीकरण की आवश्यकता है। और एक जो नर्मदा लाइन है उससे इसको लिंक करने की आवश्यकता है। अगर ये 2 कार्य हो गए तो आसपास का समुचित क्षेत्र, यह मालवा का मूल है, मतलब लगभग हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। अगर यहाँ कोई कमी है तो समुचित सिंचाई व्यवस्था की कमी है। अगर इस तालाब का गहरीकरण हो जाता है और उसका नर्मदा जी की लाइन से लिंक हो जाता है तो आसपास के जो 30-40 गांव हैं वह आपको मिनी पंजाब या मिनी हरियाणा के रूप में आने वाले 2-4 वर्षों में दिखेंगे। बहुत अच्छी आवाज़ आप उठा रहे हैं, हम आपकी आवाज़ से सहमत हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हम ये कहना चाहेंगे कि वो जो राजेंद्र चौधरी जी बोल रहे हैं उस ओर ध्यान दें। एक हमारा प्रश्न ये है कि कितने गांव आपके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं? हमारी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 165 या 170 गांव आते हैं। इसमें इनकी क्या समस्याएं आप बताएंगे? जैसे सड़क की समस्या होगी और क्या क्या समस्या? ये सड़क की समस्या है और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पूरी विधानसभा में एक स्वास्थ्य की समस्या है। जी। कोई भी शासकीय या अशासकीय पूरी विधानसभा में एक स्तरीय अस्पताल आपको नहीं मिलेगा।
एक भी नहीं मिलेगा। ये आप चैलेंज आप घूमी है पूरी विधानसभा में, आपको अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो लोगों को यहाँ से सीधा इंदौर रेफर करना पड़ता है। यह हम हमारा दुर्भाग्य ही मानेंगे कि देश की आज़ादी के 70 वर्षों के पश्चात भी 2.5 लाख करीब 2.5 लाख मतदाताओं के ऊपर एक भी स्तरीय अस्पताल नहीं है, और वह भी इंदौर जिले जैसी ग्रामीण विधानसभा में। तो हम सब इन चीज़ों को फिर जोड़ के वही देखते हैं कि जो नेतृत्व है हमारा वो हमारे बीच में से नहीं रहा, इसलिए जो बाहरी नेतृत्व है उन लोगों को हमारी कभी चिंता नहीं रही। और यहाँ एक में अच्छा याद आया, एक ग्राम है गौतमपुरा खंड में जलोदिया ज्ञान, वहाँ के लोगों ने भूमि दान करी, एक अस्पताल बनवाया। आप कभी जाओ उस अस्पताल स्वयं के पैसे से, लेकिन वहाँ आज तक कभी कोई डॉक्टर ना कंपाउंडर किसी की नियुक्ति नहीं हुई, और ना किसी राजनीतिक नेतृत्व ने उस ओर देखा। लोग अगर स्वयं से अपने से करना चाहते हैं, जन सहयोग से कर रहे हैं, तो वहाँ भी सुविधाएं उन्होंने खड़ी कर ली, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये कितने साल से ऐसी स्थिति वहाँ पे? लगभग शुरू से ही है। शुरू से? हाँ, आप वो 5-7 साल पहले उन्होंने वो भवन का निर्माण कराया था, वो क्या बोलते हैं उसको, सामुदायिक स्वास्थ्य हाल का। आज तक किसी डॉक्टर की या किसी नर्स की एनएमओ की किसी की नियुक्ति ही नहीं हुई। अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं भवन तैयार करके। बहुत अच्छी आप राजेंद्र चौधरी जी आवाज उठा रहे हैं। 52 साल की पत्रकारिता में हमने कभी भी ये नहीं सुना कि जो आवाज़ देपालपुर तहसील की आप उठा रहे हैं किसी सांसद ने उठाई हो या फिर किसी क्षेत्रीय विधायक ने उठाई हो। देपालपुर तहसील आज इस बात की प्रतिक्रिया हम व्यक्त करना चाहेंगे। जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो हम बड़े शर्म के साथ, खेद के साथ में ये कहना चाह रहे थे कि जो आवाज़ यहाँ के विधायकों को उठानी थी, मंत्रियों को उठानी थी, सांसद को उठानी थी, वो आवाज़ हमारे राजेंद्र चौधरी जी उठा रहे हैं। एक सवाल आपसे हम और करना चाह रहे थे कि यहाँ पर मतदाताओं की क्या स्थिति है। जैसे धाकड़ समाज के कितने वोटर्स हैं, कलोता समाज के कितने वोटर्स हैं, और आप जिस समाज को बिलोंग करते हैं उस समाज के कितने मतदाता हैं? देखो, सामाजिक रूप से हम तो सामाजिक समरसता का कार्य करते हैं। हम तो हमारे जो वोटर है वो जो संपूर्ण हिंदू समाज है, हम उसके लिए कार्य करते हैं, और वो हम ऐसा मानते हैं कि पूरा हिंदू समाज हमारा समर्थक है। यहाँ स्थानीयता का एक बड़ा मुद्दा है। जितने भी स्थानीय लोग हैं वह सभी भी हमारे समर्थक है और हमारे साथ हैं। कितने गाँव में आपका वर्क चल रहा है इस समय? लगभग इस देपालपुर विधानसभा की प्रत्येक गांव में हमारे कार्यकर्ता और उनकी टीम मौजूद है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने मतदाताओं को, इस क्षेत्र की जनता को, जिससे जनता को भी जागरूक होना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए? क्यों नहीं उठती है यहाँ पे आवाज़? जनता जागरूक क्यों नहीं होती? नेता उस पर हावी क्यों नहीं होते? आवाज़ तो यहाँ से लगातार उठती रही है, लेकिन यहाँ के नेताओं ने अपने राजनीतिक रसूख का उपयोग कर उन आवाज़ों को समय समय पर दबा दिया है। लेकिन अब देपालपुर विधानसभा की जनता जाग चुकी है और वह किसी भी बाहरी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगी। और स्थानीयता का एक बड़ा मुद्दा है, समरसता का एक बड़ा मुद्दा है। हम हिंदू वह सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता का भाव लेकर इस देपालपुर विधानसभा के 51 ग्रामों में गए हैं और वहाँ जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का हमने प्रयास किया है। तो संपूर्ण हिंदू समाज का समर्थन हमको हासिल है। जो गांव बचे हैं और जो समय बचा है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा गांवों में वहाँ भी जाना चाहते हैं और पहुँचेंगे। और जो सामाजिक समरसता है, कोई भी हिंदू ऊंचा नहीं और कोई भी हिंदू नीचा नहीं, यह जो विचार है और समरस भारत समर्थ भारत, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी के माध्यम से और इसी भाव को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। बाकी 3 मुख्य मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा, जिनसे देपालपुर हमेशा अछूता रहा है। यहाँ स्वास्थ्य की बहुत समस्या रहती है, सीधा इंदौर जाके इलाज कराना पड़ता है। और पूरी विधानसभा में एक भी उद्योग आज तक नहीं लगा है कि जिसमें जाके जो शिक्षित लोग हैं वहाँ रोजगार प्राप्त कर सके। और शिक्षा का तो मैंने आपको बता ही दिया है, ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है।
और ना कोई IIT का कोई संस्थान है और किसी भी प्रकार का आपको कोई सुविधा यहाँ दिखेगी शासकीय रूप में। इस साक्षात्कार पर हम ये कहना चाहेंगे कि जागो जनता जागो, मतदाताओं जागो, और आप भी मतदाता अगर हैं तो आप आवाज़ उठाएं कि एक अच्छे व्यक्ति को, नए व्यक्ति को टिकट मिले। हम हर पार्टी के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि वे अच्छे लोगों को, नए लोगों को, स्थानीय लोगों को और गुणवान लोगों को टिकट दें। भले ही वो निर्धन हो, लेकिन विचारों से यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमारे राजेंद्र चौधरी जी के बारे में जनता की राय है कि नए व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं, ये आप हमको अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।